दोस्तों, इमेजिन करो आप एक बोरिंग सी 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हो। पूरा दिन ऑफिस की दीवारों के बीच निकल जाता है और घर सिर्फ सोने के लिए जाते हो। पर एक दिन अचानक आपकी आंख खुलती है और आप एक 2 साल के नन्हे से बच्चे के शरीर में होते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट वैन के साथ बिल्कुल यही होता है। वो होश में आते ही हैरान रह जाता है कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं। बिना वक्त गवाए वो पूरे कमरे में दौड़ने लगता है, ये समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सीधा खिड़की की तरफ भागता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक शानदार मेडिवल कैसल और एक पूरा शहर उसके सामने था। तभी उसकी मेट टिल घबराते हुए अंदर आती है। उसे लगता है कि वैन शायद खिड़की से बिना पैराशूट के स्काई डाइव करने का प्लान बना रहा है। वो उसे तुरंत नीचे उतारती है और डांटती है कि वहां खड़ा होना डेंजरस है। वैन बड़े आराम से कहता है कि वो बस सीनरी देखकर इतना खो गया था कि खुद को रोक नहीं पाया। टिल बेचारी शौक में आ जाती है क्योंकि एक 2 साल का बच्चा इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल रहा है। इस उम्र में तो इसे स्किबिडी टॉयलेट और फोर्टनाइट वाला ब्रेन गॉड देखना चाहिए था। जीनियस और रीइंकारनेशन। तभी वैन को धुंधली सी यादें आने लगती है कि वो पहले भी यहां रह चुका है। वो सोचा थोड़ा रिकैप कर ही लिया जाए, तो वो टिल को बताता है कि उसका नाम वैन नेफर्टियो है और उसके पिता मार्केस जाउपा है। यही नहीं, उसे अपने तीनों बड़े भाइयों के नाम भी याद है। टिल को लगता है कि भाई ये बच्चा तो न्यूटन का दूसरा रूप है। ब्रेकफास्ट का वक्त होता है और 3 मेड्स वैन को घेर लेती है उसे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो है ही इतना क्यूट। वैन को ये अटेंशन काफी पसंद आ रही है। भले ही शरीर बच्चे का है पर दिमाग तो वही मिडिल एज ढरकी वाला है ना। वैन के पिता जाउपा अपने बेटों से उनके दिन भर के प्लान्स पूछते हैं। बाकी सब तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। फिर जाउपा वैन की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है। वैन बड़े सीरियस होकर जवाब देता है कि उसे अभी कुछ नहीं पता, इसलिए वो बेसिक से शुरू करेगा और अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर को समझेगा। उसके भाई तो उसे ऐसे बोलते देख दंग रह जाते हैं, पर जाउपा जोर से हंसते हैं कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगता है कि वैन उनकी और उनकी स्वर्गीय पत्नी की तरह फायर मैजिक में माहिर निकलेगा और उन्हें उससे काफी उम्मीदें हैं। वैन जानता है कि इस दुनिया में अलग अलग मैजिक एलिमेंट्स हैं, पर नोबल सिर्फ उन 4 एलिमेंट्स यानी कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ को पसंद करते हैं जिनमें ऑफेंसिव पावर ज्यादा हो। बाकी सबको तो बेकार समझ। उसी दिन बाद में टिल उससे देश के बारे में सीखता है। वो ये जानकर काफी एक्साइटेड होता है कि यहां कितनी सारी इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। टिल उसे बताती है कि वही पुराने एल्व्स, ड्वार्व्स और बाकी सब है, पर दूसरी मैट्स कहती है कि बच्चे को ये सब समझ नहीं आएगा। वैन उन्हें इग्नोरेंट बिचेस बोलकर इग्नोर करता है और टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछने लगता है। टिल उसे मैजिक क्रिस्टल्स और रॉक्स के बारे में बताती है जो मैजिक स्टोर कर सकते हैं। जब वैन अभी सिर्फ बेसिक्स ही समझ रहा होता है, तभी पुराना बटलर एस्पार्टा उसके सामने किताबों का ढेर लगा देता है। वो कहता है कि प्रॉपर एजुकेशन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे कितना आता है। वैन उसकी डरावनी मूंछों यानी कि मुस्टैश को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि उसे पढ़ना तो नहीं आता, पर थोड़ी बहुत मैथ आती है। बटलर एकदम बेसिक सवाल पूछता है, 3+5 कितने होते हैं? जब वैन बिना उंगलियों पर गिने जवाब दे देता है तो बटलर इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो खुद उसे पढ़ाने का फैसला करता है। वैन समझ जाता है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है, और होता भी वही है। एस्पर्टा उसे सुबह से शाम तक पढ़ाता है, पर इसका फायदा यह होता है कि वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लिखना और पढ़ना सीख जाता है। स्वॉर्ड्स, स्किल्स एंड सोशल स्टेटस। वक्त गुजरता है और जब वैन 4 साल का होता है तो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू होती है। उसका पहला पार्टनर टिल होती है, जो ऐसे डॉज करती है जैसे उसे वैन की लकड़ी की तलवार से एलर्जी हो। एक भी शॉट ना मार पाने की वजह से वैन घुटनों के बल गिर जाता है और टिल उसे चढ़ाती है कि वो जीत गई। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है, पर बाकी जलन वाली मेड्स टिल को पकड़ लेती हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो एक नोबल की बेइज्जती कर रही है। वो वैन से कहती है कि उसे सजा दो, पर वैन कहता है कि कोई बात नहीं, पर मेंस की सुई वही अटकी रहती है। तो वैन बस टिल के माथे पर एक हल्का सा फ्लिक करता है और कहता है कि लो, इंसाफ हो गया। अगले 1 साल तक वैन तलवारबाजी पर फोकस करता है। 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट्स को भी हरा देता है, क्योंकि वो तो बेचारे बच्चे हैं और ये एक मैच्योर दिमाग वाला आदमी। बाकी स्टूडेंट्स हैरान है कि वैन ना सिर्फ कॉम्बैट में जीनियस है, बल्कि उन जैसे लोअर स्टेटस वाले लोगों के साथ भी कितना तमीज से पेश आता है। तभी नाइट कमांडर का डेप्यूटी डी वहां आता है और वैन के हाथ चेक करता है। वो देखता है कि वैन के हाथ बहुत स्मूथ है, कोई निशान यानी कि कैलिसेस नहीं है। तो वो हैरान होता है कि बिना प्रैक्टिस की ये इतना अच्छा कैसे हो गया। वैन बताता है कि वो पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि ट्रेनिंग का वक्त ही नहीं मिलता। तब डी मजे मजे में बता देता है कि मार्केस ने ही एस्पर्टा को ऑर्डर दिया था कि वैन की पढ़ाई को 3 गुना मुश्किल कर दिया जाए। वैन के लिए यह एक शौक था, पर अब उसे ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो मार्केस से बात करके उसकी पढ़ाई कम करवा देगा ताकि वो देश का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बन सके। वैन कहता है कि उसे दोनों चीजें करनी है, तो डी उसे खुद ट्रेन करने का फैसला करता है
वो कहता है कि वो बच्चा समझकर उस पर रहम खाएगा, पर यह किसी पॉलिटिशियन के वादे से भी बड़ा झूठ था। डी की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक थी, पर फिर भी वैन अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। एक और साल बीत गया और अब 6 साल का वैन पूरे इलाके में एक जीन पर किताबों और तलवार के बीच रहकर वो थक गया था। तो एक दिन वो टिल से कहता है कि उसे बाहर जाना है। टिल उसे 2 नाइट्स के साथ मार्केट ले जाती है। वैन अलग अलग तरह की शॉप्स देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ती है। टिल बताती है कि यह मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वैन को समझ आता है कि यह इस दुनिया का वॉलमार्ट है। अचानक वो देखता है कि एक आदमी एक गंदे से बच्चे को खसीट रहा है। वो आदमी वैन को कहता है कि इधर मत देखो, कोई तमाशा नहीं चल रहा। ये सुनते ही वैन के नाइट्स अपनी तलवारें निकाल लेते हैं उस आदमी का सर कलम करने के लिए जिसने एक नोबल की इंसल्ट करने की जरूरत की। भाइयों, वैन उन्हें तुरंत रोक लेता है और उस आदमी से पूछता है कि वो उस बच्चे को ऐसे घसीट कर कहाँ ले जा रहा है। वो घमंडी आदमी बड़े होश में जवाब, वैन के लिए ये न्यूज किसी झटके से कम नहीं थी। पर टिल उसे समझाती है कि इस दुनिया में गरीब लोग अक्सर थोड़े एक्स्ट्रा कैश के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। वैन को यह सुनकर घिन आती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहां एक टी है एंड मम्मी एंट्री मारती है, जो माकी के सबसे छोटे बेटे को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। टिल बड़े गर्व से वैन का फैमिली क्रश दिखाती है, जिस पर वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम रोजली है और वो मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। वैन बिना टाइम वेस्ट किए रोजली से पूछता है कि उस नीले बालों वाले लड़के की कीमत क्या होगी। रोजली एक नजर उस बच्चे पर डालती है और उसके बाप से पूछती है कि क्या इसके पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। बाप जवाब देता है कि इसके पास चोरी करने वाला मैजिक है। तो रोजली कहती है कि भाई, इसके तो सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन्स ही मिलेंगे। ये सुनकर वो बुड्ढा हरामी गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को लातों से पीटने लगता है, ये कहकर कि तू इतना यूजलेस है कि रोजली उसे थोड़ा रहम करने को कहती है, पर वो उसे किसी और दुकान पर ले जाने की जिद करता है ताकि बेहतर रैक मिल सके। तभी वैन बीच में आकर ऑफर देता है कि वो उस लड़के को 5 सिल्वर कॉइन्स में खरीद लेगा और वो लालची बुड्ढा तुरंत मान जाता है। वैन उस लड़के को आजाद करता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़का बिना डरे वैन का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और अपना नाम काम बताता है। वैन उसे कहता है कि अब तुम जहां चाहो जा सकते हो, पर टिल हैरान होकर पूछती है कि अभी तो इसे खरीदा है, तो इसे जाने क्यों दे रहे हो। वैन कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। फिर उसे पता चलता है कि काम का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो उसे अपने मैंशन ले जाने का फैसला करता है। पर नाइट्स उसे समझाते हैं कि बिना किसी पहचान के वो उसे मैंशन नहीं ले जा सकते, उसे एक स्लेव की तरह ही साथ रखना पड़े। उसे ये सुनकर दुख होता है, पर जब काम खुद इसके लिए राजी हो जाता है तो वैन मान जाता है। रोजली उन्हें रोकती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना पड़ेगा। वो दोनों का हाथ पकड़ती है और एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे काम के हाथ के पीछे एक टैटू बन जाता है। ये इस बात का सबूत था कि अब वो वैन का सेवक है। वैन काम को मेंशन ले आता है और वो जल्द ही एक लॉयल और टैलेंटेड सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन के पास आता है और बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे एक कुकी की रिश्वत देता है ताकि वो डी से झूठ बोल दे कि वैन यहां नहीं है। काम कुकी तो खा लेता है, पर कहता है कि डी को पता है आप यही हो। फिर भी वैन उसे कहता है कि कोई ना कोई कहानी पका देना। तब वैन नोटिस करता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिलाए थे। काम कहता है कि वो अपना टैटू दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि ये सबूत है कि वो वैन की सेवा करता है। पर जैसे ही वैन कहता है कि उसे उसका ग्लव्स पहनना ज्यादा पसंद आएगा, काम तुरंत मान जाता है। तभी डी दरवाजा खटखटाता है और काम बाहर जाके कह देता है कि वैन यहां नहीं है। डी कहता है कि अभी एक नौकर ने उसे अंदर जाते दिखा है, तो काम पलटकर जवाब देता है कि उसने जरूर दिन दहाड़े नशा कर रखा होगा। डी को शक होता है क्योंकि काम के मुंह पर कुकी के क्रम्स लगे थे, पर वो तुरंत मुंह साफ करके कहता है कि शायद आपने नशा किया है जो आपको यह सब दिख रहा है। डी उस स्लेव लड़के की हिम्मत देखकर इंप्रेस हो जाता है कि वो अपने मास्टर के लिए उससे भी भिड़ गया, इसलिए वो वैन की जगह काम को ही रगड़ने का फैसला करता है। 2 साल और बीत जाते हैं और वैन अब 8 साल का हो गया है, यानी उसकी अप्रेजन सेरेमनी का वक्त आ गया है। सबको उससे बहुत उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि वो उनका अगला लॉर्ड बने, क्योंकि वो जीनियस होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी है। उसके पिता को पूरा यकीन है कि वैन के पास फायर मैजिक होगा, पर उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं जब पता चलता है कि वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक है। जाओबा कहता है कि नोबल एस के लिए यह सबसे घटिया मैजिक है, क्योंकि इससे सिर्फ रॉ मटेरियल और इमेजिनेशन से तलवारें और सामान बनाया जाता है। वो कहता है कि यह काम तो बिना मैजिक के भी हो सकता है और किसी नोबल को लोहार यानी ब्लैक स्मिथ बनने की जरूरत नहीं है। जाओपा गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि वो और उसकी वाइफ दोनों स्ट्रॉन्ग फायर मैजिस्ट थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनका बेटा इतना कमजोर मैजिक रखे। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि उसे ये गलती पहले ही सुधार लेनी चाहिए थी। वैन डर के मारे जम जाता है, पर इससे पहले कि उसके पिता उस पर हमला करे, उसका सबसे बड़ा भाई मिरसिया बीच में आ जाता है। वो सुझाव देता है कि उनके टेरिटरी में एक पिछड़ा हुआ गांव है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ,
तो क्यों ना वैन को वहां का लॉट बनाकर भेज दिया जाए। जाओपा वजह पूछता है तो मिरसिया बताता है कि उस नेमेलिस गांव में सिर्फ 100 लोग हैं, वहां कुछ भी नहीं है, और उत्तर में पहाड़ों पर खतरनाक मॉन्स्टर्स है। साथ ही पड़ोस में दूसरे नोबल की जमीन है, और दुश्मन किंगडम जेलेनेटा भी वही पास में है। जाओपा को यह प्लान पसंद आता है, क्योंकि वो गांव नया है और वहां के लोग उनके लॉयल नहीं हैं, तो अपने परिवार की किसी सदस्य को भेजना एक अच्छा फैसला होगा। वो मीरस और वैन को तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है। सबके जाने के बाद मिरसिया वैन से माफी मांगता है कि उसने इतनी मुश्किल जगह उसे भेजा, पर वो उसे अपने पिता के हाथों मरने से बचाना चाहता था। वैन उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, और मिरसिया वादा करता है कि वो वैन की हर संभव मदद करेगा। वैन अपनी पैकिंग शुरू करता है और टेल मार्केस पर काफी गुस्सा होती है, पर वैन कहता है कि वो एक्चुअली खुश है, क्योंकि वहां उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा जब सामान कैरेज में लोड हो रहा होता है। कि उसके पिता ने उसे कोई नाइट नहीं दिया और मिरसिया को गार्ड्स हायर करने पड़े। पहले सिर्फ काम को साथ जाने की इजाजत थी, पर मिरसिया की वजह से अब टिल्गी साथ जा रही है। अचानक डी वहां आता है और कहता है कि वो भी साथ चल रहा है ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। वैन बिल्कुल नहीं चाहता कि डी चले और कहता है कि पिता ने मना किया है। डी कहता है कि यही नहीं, बटलर एस्पार्टा भी वहां आ जाता है और बताता है कि उसने मैंशन से अर्ली रिटायरमेंट ले लिए और अब वो वैन के साथ चलकर उसे पढ़ाना जारी रखेगा। जैसे ही कैरेज आगे बढ़ना शुरू करती है, वैन थोड़ा उदास महसूस करता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे इतनी खुफिया तरीके से शहर से निकाला है कि वो अपना फैमिली क्रेस्ट अक्यूज नहीं कर सकता। पर भाई, ट्विस्ट तो देखो, पूरा शहर उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया है, क्योंकि नाइट्स ने बड़े बड़े बैनर्स उठा रखे हैं जिन पे लिखा है कि वैन जा रहा है। वैन ये देखकर पैनिक हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या नौटंकी है। नाइट्स बताते हैं कि वो बस डी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, और जब तक वो नहीं बोलता बैनर्स नीचे नहीं होंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि डी अभी घोड़े बेचकर सो रहा है। खैर, पूरा शहर वैन को बाय बाय कहता है, और वैन उनसे वादा करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। थोड़ी देर बाद वैन एक छोटी सी लकड़ी की टहनी यानी ट्विग उठाता है और अपना प्रोडक्शन मैजिक यूज करके उसे एक असली तलवार में बदल देता है। अब भाई, वुड को मेटल में बदलने के लिए पता नहीं कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन लगता होगा, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट तो जीनियस है ना। टॉम और टिल ये देखकर दंग रह जा। तभी टिल बताती है कि वो गांव के पास पहुंच गए हैं। वैन एक्साइटमेंट में काम से कहता है कि अगर उसे गांव की जिंदगी पसंद ना आए तो वो वापस मैंशन जा सकता है। वो उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को भी तैयार है और कहता है कि वो मिर्सिया की सेवा कर सकता है, जो उसका ख्याल रखेगा। काम तुरंत बना कर देता है और कहता है कि वो वैन की सेवा करने की कसम खा चुका है और आखिरी दम तक उसके साथ रहेगा। वैन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, क्योंकि ये तो किसी प्रपोजल जैसा साउंड कर रहा है, और पिछली लाइफ में तो उसे ऐसा कुछ कभी सुनने को मिला नहीं। अचानक कैरेज जोर से झटका खाती है और रुक जाती है। वैन खिड़की से बाहर जाकर देखता है कि माजरा क्या है। एक नाइट बताता है कि आगे लफड़ा हो गया है, गांव पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया है। वैन तुरंत मीटिंग बुलाता है। डी बताता है टोटल 50 बैंडिट्स है, और भले ही एक मोटी लगा डी की दीवार उन्हें अंदर आने से रोक रही है, पर वो बाहर से तीर चलाकर लोगों को मार रहे हैं। डी कहता है कि अगर वो सब मिलकर लड़े तो बैंडिट्स को भगा सकते हैं, पर एडवेंचरर्स का लीडर ऑर्थो साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि उसका काम सिर्फ वैन को गांव तक पहुंचाना है, और वो अपने लड़कों को ऐसी खतरनाक लड़ाई में नहीं जोकेगा जहां उनका पड़ला हल्का हो। डी आर्ग्यू करता है कि ये लोग वैन की प्रजा बनने वाले हैं, तो उन्हें बचाना उनका फर्ज है। ऑर्थो ताना मारता है कि ये नोबल वाली बातें आपको शोभा देती है, पर हम एडवेंचरर्स हैं और हम पे ये लॉजिक काम नहीं करता। डी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, तो वो ऑर्थो से कहता है कि वो वैन की रक्षा करे, जबकि वो और उसके नाइट्स बैंडिट से भिड़ेंगे। उसे पता है कि वो शायद जिंदा न बचे, इसलिए वो एडवेंचरर्स से कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वैन को लेकर वापस शहर भाग जाना। लेकिन वो सबको बताता है कि भले ही वो एक मामूली नौकर दिखता हो, पर वो असल में एक एलिमेंटल मेज है और वो उन्हें ये लड़ाई जितवाएगा। किसी को यकीन नहीं होता, पर स्पार्टा अनाउंस करता है कि वो एक मिट्टी की दीवार बनाएगा और एडवेंचरर्स उसके पीछे से हमला करेंगे। इससे बैंडिट्स का ध्यान भटका जाएगा और डी अपने नाइट्स के साथ साइट्स अटैक करेगा। स्पार्टा का मानना है कि जब बैंडिट्स हर तरफ से घिर जाएंगे तो वो भाग खड़े होंगे। वैन उससे पूछता है कि क्या वो पीछे रहकर अकेले लड़ने वाला है। बूढ़ा बटलर कहता है कि हाँ, उसे बैंडिट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अटैक करते रहना होगा। वैन कहता है कि यह बहुत रिस्की है, पर स्पार्टा एक शानदार मौत मरना चाहता है। वैन गुस्से में कहता है कि मेरे परिवार की इतने सालों तक सेवा करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता, और ना ही मैं नाइट्स की बलि देना चाहता। डी और स्पार्टा मर गए तो वो अकेले गांव डेवलप नहीं कर पाएगा, और उसके बाप
उसे फेलियर के लिए एग्जीक्यूट करवा देगा। इसलिए वैन एक नया आइडिया निकालता है और कहता है कि डिकॉय वो खुद बनेगा। सब शौक हो जाते हैं। टिल तो साफ मना कर देती है और कहती है कि उसकी जगह वो जाएगी, और काम भी तैयार हो जाता है। वैन कहता है कि वो अपने किसी भी प्यारे को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए डिकॉय वही बनेगा। उसका प्लान है कि वो कैरेज लेकर सीधा बैंडिट्स के डी को। ये बहुत रिस्की लगता है, पर वैन उसे याद दिलाता है कि ट्रेनिंग उसने ही दिया है, तो वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, और अगर मर भी गया तो अपनी प्रजा के लिए जान देना एक नोबल के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वो अपनी तलवार निकालता है और डी से कहता है कि अगर वो मारा जाए तो उसकी बॉडी वही छोड़ देना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मौत से उसके खानदान का नाम खराब हो। वैन की ये बातें औरतों के दिल को छू जाती है। उसे पहले लगता था कि ये नोबल का बेटा कोई घमंडी अमीर ज्यादा होगा, पर जब वैन ने खुद आकर उससे तमीज से बात की और उससे बैड एस बोला, तो उसका नजरिया बदल गया था। अब वैन को अपनी जान जोखिम में डालते देख औरतों का जमीर जाग जाता है और कहता है कि वो भी लड़ेगा। वैन कहता है कि ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पर औरतों जवाब देता है कि एक बच्चे को खतरे में डालकर मैं खुद को बैड एस कैसे कह सकता हूं। उसके साथी भी मान जाते हैं और डी भी आगे आता है, ये कहते हुए कि अपने लॉर्ड को अकेले खतरे में डालकर वो जिंदा नहीं रह सकता। स्पार्टा भी राजी हो जाता है और कहता है कि अगर वैन को लगता है कि जान देना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है तो उसे फिर से बेसिक सीखने होंगे। वो तुरंत कुछ ही सेकंड्स में एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है और सबको अपनी पोजीशंस पर भेज देता है, और थो और उसका एक तगड़ा साथी एक तरफ से निकलते हैं और डी दूसरी तरफ से इधर। बाकी एडवेंचर बैंडिट्स का लीडर उन्हें दीवार के पीछे वाले लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी डी वहां तूफान की तरफ आता है और एक साथ कई बैंडिट्स को साफ कर देता है, और थो और नाइट्स भी हमले में शामिल हो जाते हैं। माहौल इतना डरावना हो जाता है कि जब डी अपनी मेनेसिंग ओरा निकालता है तो बैंडिट्स की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है और वो भागने लगते हैं। बैंडिट लीडर समझ जाता है कि वो ऐसे नहीं जीत पाएगा, तो वो गुस्से में दीवार की तरफ भागता है और थो सबको अलर्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। वो साइक्लॉप्स जैसा दिखने वाला गुंडा अपनी भारी कुल्हाड़ी एक मासूम लड़के पर चलाने ही वाला था। तभी वैन एंट्री मारता है और उसे ताना मारकर उसका ध्यान भटका देता है। वैन बड़े स्वैग से उस बड़े आदमी की टांगों के बीच से निकलता है और पीछे से उसके घुटनों पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। काम भी पीछे नहीं रहता, वो छलांग लगाकर सीधा उस बैंडिट लीडर की कुल्हाड़ी को एक सीढ़ी की तरफ यूज करता है और उस पर एक खतरनाक फिनिशिंग ब्लो दे देता है। कुछ ही देर में सारे बचे कुछ बैंडिट्स पकड़े जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह थी कि वैन की टीम का एक भी बंदा नहीं मरा, और थोई इस बात से काफी खुश है कि उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिला, और वो कहता है कि जैसे ही पेमेंट मिल जाएगी उनका काम यहां खत्म हो जाएगा। पर अब वो बैंड को लेकर थोड़ा क्यूरियस है। उसे बैंड में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखता है, इसलिए वो अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो यहां रुककर देखना चाहते हैं कि ये बच्चा इस नेमलेस विलेज का क्या करता है। उसके आधे सदस्य तो मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस गांव में उतना पैसा नहीं है, पर उसकी कोर टीम वही रुकने का फैसला करती है, क्योंकि उन्होंने बैंड को एक्शन में देखा है और उन्हें यकीन है कि ये कोई वो बैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये लड़का एक दिन बहुत नाम कमाएगा और तब वो अपने सारे लॉयल्टी पॉइंट्स कैश कर पाएंगे। दूसरी तरफ टिल बैंड को पकड़कर जोर जोर से झिंझोड़ देती है, क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डाली थी, और वो कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो खतरे में कूदने का काम उसका होगा। तभी डी और बाकी सब वहां आते हैं और बैन को बताते हैं कि सारे विलेजर्स गेट पर जमा हो गए हैं। वैन बड़े गर्व और उम्मीद के साथ गांव में कदम रखने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो गांव को देखता है उसकी उम्मीद थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि वहां के लोग बहुत कम जोन और हालत बहुत खराब दिख रही थी। विलेज चीफ वैन का स्वागत करते हैं और उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं, और वैन का पहला सवाल यही होता है कि क्या इस गांव पर पहले भी हमले हुए हैं। वो बूढ़ा आदमी हामे से हिलाता है और बताता है कि इस साल ही उन पर कई बार अटैक हो चुका है। वैन इसका कारण पूछता है तो चीफ बताते हैं कि पहले ये गांव किसी और टेरिटरी का हिस्सा था जो नाइट्स रेगुलरली पेट्रोल करते थे, पर जब से ये फर्डियो फैमिली के अंडर आया है तब से किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। वैन इस बात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पिता शायद अभी तक छोटे गांव की वैल्यू नहीं समझते हैं। ये सुनकर विलेजर्स भड़क जाते हैं और चीफ पूछते हैं कि क्या नोबल्स को लगता है कि छोटे गांव बचाने लायक नहीं है क्योंकि वो ज्यादा टैक्स नहीं देते। वैन उन्हें समझाता है कि किसी पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, और ये सुनकर विलेजर्स और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक नोबल कभी नहीं समझ पाएगा कि उन पर क्या गुजरती है, पर वैन कहता है
कि वो यहाँ गांव के फ्यूचर की बात कर रहा है और यहाँ गुस्सा दिखाना बेकार है। वो कहता है कि गांव की इस हालत के लिए नोबल सिर्फ नोबल दिखाएगा को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। उन्हें गांव को बचाने के लिए कुछ अलग करना होगा। पहला रास्ता यह है कि वो कुछ इतना वैल्यूएबल प्रोड्यूस करे कि किंगडम उन्हें इग्नोर ना कर सके। दूसरा रास्ता यह है कि वो इतना पैसा कमाए कि अपने हिफाजत के लिए मर्सनरीज हायर कर सके। और आखिरी रास्ता यह है कि वो सब मिलकर गांव पर काम करे और इसे बेहतर बनाए। वहां की एक विलेज बैडी कहती है कि उन्होंने भी ये सोचा था, पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वैन उसे बताता है कि आखिर विलेजर्स को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो एक बच्चा है। पर जैसे ही एस्पर्टा और डी आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो फॉर्मर हेड बटलर और नाइट ऑर्डर के वाइस कमांडर रह चुके हैं, विलेजर्स का कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है कि उनका गांव अब सही हाथों में है। चीफ वैन से पूछते हैं कि क्या उसके पास को पावरफुल एलिमेंटल मैजिक है, और वैन तुरंत साफ कर देता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक ही कर सकता है, तो वो उससे लड़ाई में ज्यादा उम्मीद ना रखे। तभी एक विलेजर उससे टैक्स के बारे में पूछता है क्योंकि फिलहाल उनके लिए अपनी इनकम का 30% देना बहुत मुश्किल है। वैन फैसला करता है कि जब तक गांव स्टेबल नहीं हो जाता टैक्स सिर्फ 10% रहेगा, और ये सुनते ही सब उसे पसंद करने लगते हैं। फिर वैन कहता है कि उन्हें गांव की दीवारों पर काम करना होगा, और वो एस्पर्टा से पूछता है कि जो मिट्टी की दीवार उसने बनाई है वो कब तक रहेगी। बटलर जवाब देता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर तक टिकती है, जब तक माना खत्म ना हो जाए, और फिर वो मिट्टी का ढेर बन जाती है। वैन डिसाइड करता है कि वो बाद में एक पक्की दीवार बनाएगा, पर फिलहाल के लिए वो एस्पर्टा को मैजिक से एक दीवार खड़ी करने को कहता रहे। वो पुराना बटलर तुरंत पूरे गांव के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना देता है, और ये देखकर सबकी बोलती बगली नंद हो जाती है। इसके बाद वैन कहता है कि उन्हें बैंडिट्स को रोकने के लिए गड्ढे यानी पिटफॉल्स और ट्रैप्स की जरूरत है, और डी कहता है कि ये काम वो संभाल लेगा। फिर वैन विलेजर्स की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें गांव को फिर से खड़ा करने के लिए मिलकर काम करना होगा, तभी इसे कामयाब जगह बनाना कोई मुश्किल सपना नहीं रहेगा। इस सब के बाद वैन जंगल जाता है ताकि अपने प्रोडक्शन मैजिक को पूरी तरह से टेस्ट कर सके। वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है और अपने मैजिक से उसके हर एक इंच को महसूस करता है। फिर वो उस लकड़ी को बहुत बारीक धागों में बांट देता है और उन्हें एक मजबूत पैटर्न में बुनते हुए एक सॉलिड प्राइड क्यूब बना देता है। टिल और काम पूछते हैं कि ये क्या है, तो वैन बताता है कि ये एक नैनो मटेरियल क्यूब है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वो ऐसे ढेर सारे क्यूब्स बना देता है, और तभी वहां से ऑर्थो और उसके दोस्त गुजरते हैं। वो उन चमकदार आरजीबी क्यूब्स को देखकर क्यूरियस हो जाते हैं। ऑर्थो पूछता है कि क्या वो एक ब्लॉक को काटने की कोशिश कर सकता है। वो एक ब्लॉक को हवा में उछालता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करता है, पर वो ब्लॉक पास के एक पेड़ से जा टकराता है और उस पर एक खरोच तक नहीं आता। ऑर्थो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसका वार पत्थर को भी काट सकता था, पर यह नैनो क्यूब जियो का त्यों है। इसके बाद वैन अपने मैजिक के साथ और एक्सपेरिमेंट्स करता है और सूरज ढलने तक ढेर सारे हथियार और सामान बनाता रहता है। टिल पूछती है क्या वो थका नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक में बहुत माना खर्च होता है, पर वैन एकदम फिट महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि उसके पास आखिर कितना माना है, और वो मजाक मजाक में लकड़ी से कटाना बना देता है, क्योंकि जब मैजिक हो तो काम की आंखें उस नए तरह की तलवार को देखकर चमकने लगती है। तो वैन उसे वो गिफ्ट कर देता है, और तभी टिल भी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। वैन उसे कुल्हड़ी देता है, पर टिल बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उस पर एक डरावना स्कल्ड डिजाइन था जो उसके क्यूट वाइब के साथ मैच नहीं कर रहा था। रात को जब टिल और काम सो जाते हैं, वैन कैंप फायर के सामने बैठा रहता है। उसे नींद नहीं आ रही। सफर और लड़ाई की वजह से वो थका हुआ महसूस कर रहा है, और उसे गंदा भी लग रहा है क्योंकि उसने कई दिनों से नहाया नहीं है। वो सोचता है कि उसके सर्वेंट्स भले ही नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, पर वो भी थक गए होंगे, और गांव पर काम शुरू करने से पहले उसे कुछ बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। तो अगले दिन वैन एक खुली जगह पर नैनो क्यूब्स का ढेर लगाना शुरू करता है ताकि उनसे घर बना सके। विलेजर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। फिर भी वो पूरे फोकस के साथ घर बनाने के हर एक स्टेप और डिटेल पर ध्यान लगाता है। सबसे पहले वो मजबूत पिलर्स खड़े करता है जो छत का पूरा बोझ उठा सके, और फिर उनके चारों तरफ दीवारें बनाना शुरू करता है। इसके बाद वो डोर्स और विंडोज के साथ और भी रूम्स बनाता है, और आखिर में रूफ डालकर बिल्डिंग को पूरा कर देता है। देखते ही देखते उसका शानदार घर बनकर तैयार हो जाता है, और इसी को यकीन ही नहीं होता कि वैन ने महज कुछ सेकंड्स में एक पूरा मैंशन खड़ा कर दिया है। पर वो खुद बहुत खुश है कि अब उसके पास आराम से रहने के लिए एक ठिकाना है।
पूरा गांव और वैन के दोस्त फटी आंखों से उस मैंशन को निहार रहे हैं। उनके मुंह खुले के खुले